अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दिस न्यू प्लेलिस्ट। ये मैं आज शुरू कर रहा हूँ और ये प्लेलिस्ट जो है इट इज़ अनलाइक माय अर्लियर प्लेलिस्ट which was dealing with which dealt with oil and gas projects, but this playlist deals exclusively with layout and piping. Now, why I started it? बहुत सारे दोस्त जो मेरे साथी भी और बहुत सारे जूनियर्स और जो न्यू एंट्री ले रहे थे इस ऑयल एंड गैस में, तो ये लेआउटिंग और पाइपिंग, ये इंडस्ट्री में सीखना बहुत मुश्किल है. नॉर्मली यू हैव टू स्पेंड अ वेरी लॉन्ग टाइम with a very senior designer या सीनियर पर्सन. और पहले तो इंडक्शन होनी बड़ी मुश्किल होती है when you are very junior and you know very less about layout और पाइपिंग. तो उसमें ये होता है कि फिर आपकी एंट्री जो है बड़ी मुश्किल हो जाती है. तो किताबों में या अब तो इंटरनेट में बहुत सारे सोर्सेज हैं, ये सीखना इतना आसान नहीं है. इंफॉर्मेशन इज़ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ देयर, लेकिन ये है कि उसको पिक करना, उसको ग्रैस्प करना. सो somebody has to tell you in a very simple way, in a very fundamental way. तो इसलिए, और मैंने बहुत सारे सीनियर्स और सीनियर डिज़ाइनर्स या सीनियर ड्राफ्ट्समैन या सीनियर इंजीनियर्स को देखा है कि उन्हें बाज़ औक़ात बड़ी बेसिक चीज़ें इतनी अच्छी तरह नहीं पता होती. क्योंकि मेरा टाइम डिज़ाइन ऑफिस में भी बहुत सारा गुज़रा, और उसके अलावा फील्ड में ये जो आप इमेज देख रहे हैं, दिस इज़ अ process facility. So I remained in uh, one or two such facilities for a very long time. तो इंडस्ट्री में इस तरह की फैसिलिटीज़ पे काम भी करने का मौका मिला, और उसके अलावा डिज़ाइन ऑफिस में जैसे मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि वो भी रहने का मौका मिला. तो बहुत सारी बातें मुझे करीब से देखने का मौका मिला विच आई वॉन्टेड टू कन्वे टू द ऑडियंस. जो लोग ज़रूरी नहीं कि वो भी सारे इसी चक्कर से गुज़रें और इतनी ही लंबी एफर्ट करें और उसके बाद उनको पता चले. तो आई थॉट कि आई शुड शेयर दिस प्ले लिस्ट विच विल गो बाय द वे वेरी एडवांस्ड. लेकिन अभी आज की वीडियो में या सेशन में आई विल टच सम बेसिक्स. और आई गारंटी कि अगर आप बिल्कुल नए हैं, आप कुछ नहीं पता कि पाइपिंग क्या है, लेआउट क्या है, तब भी आपको इस पे प्ले लिस्ट में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी. एंड आई होप यू विल बी एबल टू लर्न अ लॉट. तो with all these thoughts, let's start this one, and I fully hope कि you will get a lot of benefit from this playlist and other playlists. So I think we move forward. अच्छा जी, तो सबसे पहले तो ये कि प्लांट लेआउट का मतलब क्या होता है. What is a plant layout? Before we go into the specifics and details कि प्लांट लेआउट कैसे बनाया जाता है या क्या होता है, हमें एक बात ज़रा देखनी है कि प्लांट लेआउट बनाने की नौबत उस वक़्त आती है, ज़ाहिर है ये एक फ़िज़िकल चीज़ है, फ़िज़िकल अरेंजमेंट है, ये एक ड्राइंग्स सेट ऑफ ड्राइंग्स का नाम है. लेकिन ये बनाया उस वक़्त जाता है जब लेआउटिंग टीम को जो कि पाइपिंग इंजीनियर्स होते हैं और पाइपिंग डिज़ाइनर और ड्राफ्ट्समैन होते हैं, इस टीम को
कुछ चीज़ें जब तक ना दे दी जाए ये नहीं हो सकता या ये नहीं बन सकता। अब वो चीज़ें क्या हैं? तो क्योंकि ये जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पाइपिंग वालों से, जो लेआउटिंग वाले हैं, उनसे ये कहें कि जनाब आप ये प्लांट है तो इसका लेआउट बना दें, ये हमें कंपनी ने ये प्रोजेक्ट जो है वो अवार्ड हो गया है, वो विन कर लिया है, तो लिहाजा आप इसका लेआउटिंग पे काम शुरू कर दें। तो और वो शुरू अगर नहीं करते तो या कहते हैं कि जी हमारे पास डेटा नहीं और इन्फॉर्मेशन नहीं, तो उसमें यह है कि उनके साथ बहस व तमहीज़ की बजाय आपको ये देखना चाहिए कि एक्चुअली उनको क्या चाहिए। जब तक आप उनको वो चीज़ें नहीं देंगे जो कि प्री रेक्विजिट्स हैं, वो काम शुरू नहीं कर पाएंगे। अब दो चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है कि उनको देनी, जब तक इनको वो ना मिले वो आगे नहीं चल सकते। उनमें से एक का नाम है पीएफडी। पीएफडी मतलब प्रोसेस फ्लो डायग्राम, और दूसरी का नाम है P&ID। ये क्या मतलब? इसका मतलब आप में से बहुत सौ को पता होगा जो इंडस्ट्री में है, लेकिन मैं चूँकि दिस इज़ डिज़ाइंड फॉर न्यू पर्सन्स एज वेल एज सीजन्ड पर्सन्स, तो P&ID का मतलब हुआ पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम। याद रखिए कि ये पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम है, ये प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम नहीं है, क्योंकि कई लोगों को मैंने इसमें कंफ्यूज होते देखा है। इसी तरह पीएफडी को भी अपनी मर्ज़ी से कोई तीन लफ्ज़ नहीं लगा लेने, इसमें भी वही जो मैंने आपको बताया। क्या बताया? प्रोसेस फ्लो डायग्राम पीएफडी हो गया, और पीएनआईडी क्या हो गया? पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम। तो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो अब ये दो चीज़ें हैं, ये कौन बनाता है? ये हमारा प्रोसेस ग्रुप बनाता है। प्रोसेस ग्रुप कौन है? ये एक टीम ऑफ केमिकल इंजीनियर्स हैं जो कि इस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। उनको पता होता है कि कैसे क्लाइंट के दिए हुए डॉक्यूमेंट्स की बेस पर, क्लाइंट के दिए हुए डॉक्यूमेंट्स जो कि फिजिबिलिटी भी हो सकती है, प्लांट की डिस्क्रिप्शन भी हो सकती है, कुछ और डेटा भी हो सकता है, तो उस डेटा को लेके या डॉक्यूमेंट्स को लेके उनको ये बात, उनको ये एक्सपीरियंस होता है और उनमें ये एक्सपर्टीज़ होती है कि ये दो डॉक्यूमेंट्स कैसे जनरेट करने हैं। नॉर्मली पीएफडी पहले बनाई जाती है, और बल्कि हमेशा ही, क्योंकि पीएफडी की बेस पर आगे फिर पीएनआईडी पे काम शुरू होता है। ठीक है, तो ये दो डॉक्यूमेंट्स हमारे लेआउटिंग के लोगों को जब तक ना मिले या पाइपिंग के लोगों को ना मिले तो वो प्लांट लेआउट में आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये दो डॉक्यूमेंट्स अगर मिल जाएं तो फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि उन्होंने एक चीज़ पे काम शुरू करना होता है, उसको कहते हैं यूनिट प्लॉट प्लान्स। अब यूनिट प्लॉट प्लान्स और ओवरऑल प्लॉट प्लान्स में क्या फ़र्क होता है? देखें, जब कोई नया प्लांट लगाया जाता है तो ज़रूरी नहीं कि उसका ओवरऑल एक प्लॉट प्लान होता है, यानी कि साइट का, जिसमें एरिया एलोकेट किया जाता है कि यहाँ पे प्लांट लगाया जाएगा। जैसे मैं पहले पिछले दूसरी प्लेलिस्ट के एक लेक्चर में मैंने जिक्र किया था, मैं दोबारा कर देता हूँ बिकॉज इट वाज अनदर प्लेलिस्ट, कि देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, वन ऑफ देम इज़ ग्रीन फील्ड एंड अदर वन इज़ ब्राउन फील्ड। तो ग्रीन फील्ड में तो काम ज़ीरो से शुरू होता है, एक साइट होती है और उसमें आपको एरिया अलाउ किया जाता है या एलोकेट किया जाता है। ठीक है, तो राइट ऑफ वे है या जो भी टर्म्स होती हैं वो, गवर्नमेंट क्लाइंट है तो
उसके साथ और टर्म्स होगी, तो एक एरिया एलोकेट किया जाता है। ये है ग्रीन फील्ड। और अगर ब्राउन फील्ड है तो इसका मतलब है कि कोई प्लांट लगा हुआ था या लगा हुआ है और उसमें आपने कोई एक्सपेंशन करनी है या एक्सटेंशन करनी है। तो इन बोथ द केसेस जो आपके ज़िम्मे जो स्कोप है, यानी जो आपने करना है, वेदर इट इज़ ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड, तो आपको एक एरिया दिया जाता है। तो दैट इज़ उस पे आप शो करते हैं कि ये जो प्लांट है इसके एक्चुअली यूनिट्स कितने होंगे। अब यूनिट्स का क्या मतलब कि एक प्लांट नॉर्मली मुख्तलिफ फंक्शंस कर रहा होता है, और वो जो फंक्शंस कर रहा होता है वो ज़रूरी नहीं कि किसी एक इक्विपमेंट के साथ ही वो फंक्शंस हो जाएं। वो फंक्शंस नॉर्मली एक सेट ऑफ इक्विपमेंट के साथ मुमकिन है। अब वो फंक्शंस क्या हैं मैं उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन जैसे डिसैलिनेशन हो सकती है, फ्रैक्शनेशन हो सकती है, कंडेंसेशन हो सकती है, ठीक है, कंप्रेशन हो सकती है, डिगैसिफिकेशन हो सकती है, वगैरह वगैरह। So there can be any number of functions which can be done by this new facility जो आपको कॉन्ट्रैक्ट में मिला। अब वो सारा जो है, जो ओवरऑल प्लांट है, उसके अंदर मुख्तलिफ यूनिट्स होंगे जो कि ये इंडिविजुअल फंक्शंस कर रहे होंगे, और वो ज़ाहिर है आपस में जुड़े भी होंगे। दे विल बी जॉइंट विद ईच अदर। वो एक का इनपुट दूसरे का, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बनेगा, ठीक है। फिर हर यूनिट को आपको यूटिलिटीज़ यानी कि इलेक्ट्रिक पावर या वाटर ड्रेनेज या जितनी भी चीज़ों के साथ आपको उसे फैसिलिटेट करना है वो भी करना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जो बड़ा प्लांट होता है उसको उसका एक ओवरऑल प्लॉट प्लान बनाया जाता है, और उसके बाद उस बड़े प्लॉट प्लान को छोटे छोटे यूनिट्स में एज पर द प्रोसेस कन्वीनियंस डिवाइड कर दिया जाता है, और वो जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं उनको यूनिट प्लॉट प्लान कहा जाता है, ठीक है। तो यूनिट प्लॉट प्लान, इसकी हम थोड़ी सी शेप भी अगली स्लाइड में देखेंगे। ये एक्चुअली क्या बताता है, ये जो इक्विपमेंट उस यूनिट में लग रहे होंगे या लगने होंगे उनका अरेंजमेंट, उनका आपस में डिस्टेंस, उनका रोड्स के साथ डिस्टेंस, उनका पाइप रैक एक चीज़ होती है, वो क्या होती है, इट इज़ अ स्ट्रक्चर विच सपोर्ट्स अ लॉट्स ऑफ पाइप्स। ज़्यादा डिटेल में मैंने बताया कि हम आगे चलेंगे, लेकिन इस यूनिट प्लॉट प्लान के अंदर हम उन इक्विपमेंट का अरेंजमेंट तय करेंगे, और ये स्केल पे बनाया जाता है। अब स्केल पे क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसकी बेस पर सारे काम अगले जो के होने हैं, सारे डिसिप्लिन्स ने, विच इंक्लूड व्हाट, विच इंक्लूड सिविल, विच इंक्लूड इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, HSE या और भी दीगर जितनी भी चीज़ें हैं, इस प्लॉट प्लान की बेस पर ही होनी है। लिहाजा इसको बहुत केयरफुली बनाया जाता है, और इसको बनाते वक्त बहुत सारी बातों का ख्याल भी रखना पड़ता है, जिसको कि हम आगे थोड़ा सा टच अप करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो खैर ये यूनिट प्लॉट प्लान्स बनते हैं। एक बड़ा प्लॉट प्लान होता है जिसके अंदर यूनिट प्लॉट प्लान्स बनाए जाते हैं। इसके बाद शुरू की स्टेज में और भी कुछ किया जाता है। वो ये किया जाता है कि जो मेजर पाइपिंग है, अब मेजर पाइपिंग क्या होती है? मेजर पाइपिंग प्लांट में दो तरह की पाइपिंग आप समझ ले होती है, एक माइनर पाइपिंग है, एक मेजर है। अब मेजर और माइनर में क्या फ़र्क है? माइनर तो हम गिनते हैं जैसे स्मॉल बोर की, जैसे ड्रेन की पाइपिंग है, स्मॉल बोर के कनेक्शंस हैं, ठीक है। और इसके अलावा यूटिलिटी स्टेशंस हैं, वो भी सारे 2 इंचेस एंड स्मॉलर होते हैं।
तो उनको हम नॉर्मली मेजर नहीं गिनते। मेजर होती है हमारी 4 इंचेस एंड अबव, और हाई टेम्परेचर भी मेजर में आती है। क्रिटिकल जो सर्विस है, जो हेजर्डस सर्विस है, यानी कि जैसे कोई एसिड हो गया या हाई टेम्परेचर स्टीम हो गई, हाई प्रेशर, तो उसको भी हम मेजर में ही गिनते हैं। एक क्राइटेरिया भी बनाया जाता है कि मेजर पाइपिंग क्या होगी, और वो क्राइटेरिया हर प्लांट के केस में थोड़ा थोड़ा फ़र्क भी हो सकता है। तो बहरहाल इस स्टेज पे हम सारी पाइपिंग को नहीं करना चाहते, हम सिर्फ मेजर अबव ग्राउंड पाइपिंग को रूट करना चाहते हैं। हमने प्लॉट प्लान बना लिया है, यूनिट प्लॉट प्लान बना लिए हैं, और हम एक और काम करना चाहते हैं कि हम मेजर अबव अबव ग्रेड पाइपिंग को भी करना चाहते हैं। और अगर कोई बिलो ग्रेड पाइपिंग है, बिलो ग्रेड पाइपिंग हम इस स्टेज पे क्यों करते हैं? एनी थॉट्स ऑन दैट? कि फर्स्ट थॉट्स तो यही आ सकती है कि वो बिलो ग्रेड है, उनको करने की क्या ज़रूरत है, तो लेट देम वेट, क्योंकि अभी देखिए अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं। सो वाई टू रूट द बिलो ग्रेड? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि बिलो ग्रेड पाइपिंग जो होती है ना, वो बाद में आपके लिए हेडेक बन सकती है। अगर सिविल वालों ने अपना कोई काम कर लिया, मिसाल है कि सिविल वालों ने अपने फाउंडेशंस के लेआउट्स बना दिए, इलेक्ट्रिकल वालों ने अपनी जो बिलो ग्रेड वायरिंग थी या ट्रेंचेस थी वो फाइनलाइज कर दी, और आपने बिलो ग्रेड पाइपिंग के बारे में कुछ भी नहीं किया, तो उस सूरत में क्या होगा? एक बहुत बड़ा क्लैश होगा प्रोजेक्ट में, और जनाब आप रगड़े में आ जाएंगे। तो इसलिए मेजर अबव, और अगर कोई स्मॉल बोर की अंडरग्राउंड पाइपिंग भी है, उसको भी कर लेने में आपके लिए बेहतरी है। तो इसलिए ये रूटिंग की जाती है। और रूटिंग में एक बात और आती है कि एक्चुअली आपको उसको सिर्फ प्लान व्यू में रूटिंग को नहीं दिखाना चाहिए। रूटिंग को दिखाना चाहिए प्लान व्यू में, क्योंकि प्लान व्यू में ही उसका पता चलता है कि वो पाइप कहाँ कहाँ से गुजरेगा। लेकिन क्योंकि आपके पास यू आर डूइंग ऑल द वर्क्स सो फार ऑन 2D, आप तो कागज़ उस पर ड्राइंग बोर्ड पे अभी काम कर रहे हैं ना, अभी आप कंप्यूटर पे 3D पे तो नहीं आए। ऑल्दो अब आजकल प्लांट्स 3D मॉडलिंग से होते हैं, लेकिन 3D मॉडलिंग उसी वक्त शुरू की जाती है जब कॉन्सेप्ट्स या लेआउट्स डेवलप हो चुके होते हैं। तो चूँकि आप 2D पे काम कर रहे हैं, लिहाजा 3D वालों को ये समझाने के लिए कि एक्चुअली आप क्या चाह रहे हैं, तो आपको ना सिर्फ प्लान्स यानी कि टॉप व्यू दिखाने पड़ते हैं, बल्कि आपको उसके एलिवेशन व्यूज़ भी दिखाने पड़ते हैं। अब ये जो ड्राइंग, ये जो आपको इमेज नज़र आ रहा है, तो इसमें तो ये है कि एवरीथिंग इज़ शोन इन अ 3D। बाय द वे दिस इमेज इज़ जनरेटेड यूजिंग एन AI सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे तो सब कुछ 3D में है। आप इस तरह की ड्राइंग नहीं बना सकते कागज़ और पेंसिल से या ड्राइंग बोर्ड पे। तो आपको क्या करना पड़ता है कि आपको यूनिट प्लॉट प्लान्स के ऊपर रूटिंग प्लान में भी दिखानी पड़ती है, और उसके अलावा आप अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड क्रॉसओवर्स हैं या ग्रुप ऑफ पाइप्स हैं या कोई पाइप रैक है या पाइप स्लीपर्स हैं, ये सब क्या है, इनकी ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे। लेकिन यूँ समझ लीजिए कि आपको ना सिर्फ प्लान व्यू में यानी कि टॉप व्यू में ये मेजर रूट्स दिखाने पड़ेंगे और अंडरग्राउंड रूट्स दिखाने पड़ेंगे, बल्कि आपको जो आप अबव ग्राउंड वाले हैं उनके केस में आपको एलिवेशंस भी दिखानी पड़ेगी। अब वो एलिवेशंस आपको कितनी दिखानी पड़ेगी और कहाँ कहाँ दिखानी पड़ेगी? ऑब्वियसली सारे प्लांट की तो एलिवेशन आप नहीं, सारे यूनिट की तो एलिवेशन आप नहीं दिखाएंगे। आप कुछ जगहों की दिखाएंगे, कुछ सेगमेंट्स की दिखाएंगे, ऐसे व्यूज़ दिखाएंगे कि जो 3D मॉडल बनाने वाले बंदे को ये पता चल जाए
कि आपका डिज़ाइन इंटेंट क्या है, रूट्स क्या हैं, और अगर कोई दो पाइप्स एक दूसरे के पास से गुज़र रहे हैं या क्रॉस कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं। तो इसके अलावा पाइप सपोर्ट्स के बारे में आप बाज़ औक़ात कोई चीज़ दिखाना चाहें कि उनकी हाइट क्या है या टाइप क्या है, तो वो भी आप एलिवेशन व्यू की मदद से, बाज़ औक़ात आप, हमेशा नहीं, आप उसको मदद ले सकते हैं एलिवेशन की। ठीक है, तो आई थिंक ये स्लाइड पे काफ़ी बात होगी, अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो प्लॉट प्लान को काफ़ी पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि प्लॉट प्लान बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, और प्लॉट प्लान बड़ा इम्पोर्टेंट भी है, बड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि इसकी बेस पे आगे काम होने हैं। और ये प्लॉट प्लान या लेआउट्स बनाने के लिए पहले ज़िक्र हुआ कि पीएफडी और पीएनआईडी बाज़ औक़ात, पीएफडी तो हमेशा चाहिए होती है प्लॉट प्लान के लिए, पीएनआईडी का काम उस वक्त आता है जब आप लेआउट्स बना रहे होते हैं। तो एनीवेज़, बाय द वे, पीएफडी की मदद से आप जो मेजर रूट्स हैं उनका आपको आइडिया हो जाता है, तो आप लेआउट शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो की प्लान है और जो डिटेल्स हैं, जो डिटेल्ड लेआउट्स हैं, वो आप पीएनआईडी की मदद के बगैर नहीं बना सकते। तो अभी ये जो करंट स्लाइड है, इसमें मैं एक आपको टेस्ट या एक फ्लेवर देना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली ये प्लॉट प्लान क्या चीज़ होती है, प्लॉट प्लान कैसा दिखता है, कैसा नज़र आता है, इसमें इक्विपमेंट का अरेंजमेंट कैसे दिखाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें a number of types of equipment have been shown, और ये एक यूनिट प्लॉट प्लान इस तरीके का होता है। इसमें आपको हर यूनिट की एक चीज़ को दिखाना पड़ता है, उसको कहते हैं बैटरी लिमिट। इसके अलावा इस प्लॉट प्लान पे आप और भी कुछ चीज़ें दिखाते हैं जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। आपको रोड्स और एक्सेस वेज भी दिखाने पड़ते हैं और दिखाने चाहिए। और उसके अलावा आप देख ही रहे हैं कि अगर स्ट्रक्चर्स हैं, मुख्तलिफ़ तरह के इक्विपमेंट हैं, जैसे एक्सचेंजर्स हैं। अब अगर आप गेस करें तो कोई सवाल करे कि जी ये जगह की यूटिलाइजेशन तो इससे भी अच्छी हो सकती थी। ये जो एक्सचेंजर्स नज़र आ रहे हैं, अब आई डोंट नो आप मेरे कर्सर को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, लेकिन जो इस ड्राइंग की टॉप मिडल में जो एक्सचेंजर्स मैंने लिख रखे हैं, तो इनके दरमियान में ये फासला क्यों है, गैप क्यों है। तो ये देखें, जगह की जो है वो वेस्टेज हो रही है, तो क्यों ना इनको साथ साथ आपस में जोड़ दिया जाए, तो क्लाइंट भी खुश हो जाएगा, जगह भी यूटिलाइज हो जाएगी, और ये सारा का सारा जो यूनिट प्लॉट प्लान है, इससे आधी से भी कम जगह पे लग जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको सिर्फ जगह की यूटिलाइजेशन ही नहीं देखनी होती, बल्कि आपको ये भी देखना होता है कि इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्या हैं। सबसे पहली बात, अगर कोई इक्विपमेंट है तो उसके पास किसी इंसान ने जाना है, ऑपरेटर ने या मेंटेनेंस टेक्नीशियन ने, उसके इर्द गिर्द फिरना है, उसके पास जाके वॉल्व्स को ऑपरेट करना है, या और कोई इंस्पेक्शन या ऑब्जर्वेशन करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके दो इक्विपमेंट के दरमियान में इतनी जगह होनी चाहिए कि कोई इस तरह का काम अगर करना है तो वो हो सके। इसके अलावा आप कहेंगे अच्छा जी वो तो हो गया, लेकिन ये एक्सचेंजर्स के पीछे जो है इतनी सारी जगह रोड तक, ये क्यों छोड़ी गई? इसको
मतलब बचाया जा सकता था, रोड को इधर ले आते, जगह भी कम लगती, फ़ायदा भी होता। तो उसका जवाब ये है कि जो एक्सचेंजर्स होते हैं उनके साथ आपको एक स्पेस देनी पड़ती है उनके पीछे। वो स्पेस देने का दो तीन रीज़न्स होते हैं। अगर आप हीट एक्सचेंजर्स के बारे में जानते हैं तो आपको आइडिया होगा कि उनके अंदर ट्यूब बंडल होता है, और वो ट्यूब बंडल को निकालना भी पड़ता है। क्योंकि निकालना क्यों पड़ता है? क्योंकि एक्सचेंजर्स में एक चीज़ हो जाती है, उसको कहते हैं फाउलिंग। यानी कि उसके अंदर अगर ट्यूब साइड पर, बाय द वे एक्सचेंजर्स में हो क्या रहा होता है, हीट एक्सचेंज हो रही होती है, और उसकी एक फ्लूइड होता है ट्यूब साइड पर और एक होता है शेल साइड पर। तो अब एक फ्लूइड नॉर्मली कूलिंग वाटर होता है और दूसरा फ्लूइड वो प्रोसेस फ्लूइड होगा। बाज़ औक़ात ऐसा नहीं भी होता, ज़रूरी नहीं कि कूलिंग वाटर हर केस में हो। बाज़ औक़ात दोनों साइडों पर प्रोसेस फ्लूइड्स ही होते हैं। इनफैक्ट एक बहुत अच्छा प्रोसेस डिज़ाइन वो होगा कि दोनों साइडों पर प्रोसेस फ्लूइड्स ही रहे। तो आप में से कोई गेस करे कि ऐसा क्यों होगा, मैं उसको अच्छा डिज़ाइन क्यों कह रहा हूँ? तो उसकी वजह ये है कि जब आप कूलिंग वाटर को किसी फ्लूइड को ठंडा करने के लिए यूज़ करेंगे हीट एक्सचेंजर में, तो वो कूलिंग वाटर को खुद क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा। वो गर्म हो गया तो अब उसको ठंडा कैसे करेंगे आप? अब आपको उसे ले जाना पड़ेगा कहाँ? कूलिंग टावर्स में। कूलिंग टावर्स में या एयर फिन कूलर्स में। अब एयर फिन कूलर्स में ये होगा कि एनर्जी ज़ाया करनी पड़ेगी एक कूलिंग वाटर को जो गर्म हो गया है उसको दोबारा ठंडा करने के लिए। तो अगर ये सबसे बचे कि दो प्रोसेस फ्लूइड्स हैं, एक को गर्म करने की ज़रूरत है और एक को ठंडा करने की ज़रूरत है, तो क्यों ना उन दो को उनसे आपस में हीट एक्सचेंज करा दी जाए ताकि कूलिंग वाटर का दरमियान में से किस्सा ही ख़त्म हो जाए। तो इसलिए मैं उसको अच्छा डिज़ाइन कह रहा हूँ। लेकिन ये हमेशा मुमकिन नहीं होता। हर केस में ज़रूरी नहीं कि दो ऐसे फ्लूइड्स हैं जिनमें से एक को ठंडा करना है और एक को गर्म करना है, और उनमें एक मुनासिब टेम्परेचर ग्रेडियंट भी होना चाहिए ताकि एक एफिशिएंट, फ़र्ज़ करें एक फ्लूइड है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे और एक है 45 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। उसको 45 वाले को आपने ठंडा करना है, आपने 35 तक लाना है, और ये जो 40 वाला है इसको आपने हीट अप करना है। तो ऐसा नहीं हो सकेगा। तो दैट्स वाई आई सेड कि in all the cases it might not be possible to do such heat recovery, लेकिन ये है कि कोशिश की जाती है कि हीट कंजर्वेशन और हीट रिकवरी वाले प्रिंसिपल्स पे प्रोसेस को डिज़ाइन किया जाए। तो एनीवेज, कूलिंग वाटर है या दूसरा फ्लूइड, अगर कूलिंग वाटर है तो उसके साथ एक चीज़ होगी कि वो उसके साथ कंटेमिनेंट्स भी हो सकते हैं, यानी कि उसमें सेडिमेंट्स हो सकते हैं। तो वो अगर सेडिमेंट्स वाला कूलिंग वाटर है तो वो आपके एक्सचेंजर में जाके डिपॉजिट्स बनाएगा और आपकी एक्सचेंजर की परफॉर्मेंस को आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ करेगा। तो ऐसे केसेस में फिर आपको एक्सचेंजर्स को कभी ना कभी उनको आपको क्लीन करना पड़ता है, और नॉर्मली ये काम 1 साल बाद हो जाता है। उसको हम टर्न अराउंड या शट डाउन कहते हैं। तो कोशिश की जाती है ऐसा शट डाउन या टर्न अराउंड मिनिमम ड्यूरेशन का हो। तो वो करने के लिए आपको ट्यूब बंडल को एक्सचेंजर से पुल आउट करना पड़ेगा। अब अगर आप पीछे की तरफ जगह ही नहीं देंगे तो इसका मतलब ये है कि आप उसको तो पुल आउट ही नहीं कर सकते। इसके अलावा कई हीट एक्सचेंजर्स ऐसे होते हैं कि उनको बंडल को पुल आउट नहीं करते, बल्कि उसके अंदर ट्यूब बंडल लगे लगे हालत में, मतलब इन प्लेस ट्यूब साइड को क्लीन किया जाता है। तो उसके लिए कैसे होता है? उसके लिए हाई प्रेशर जेटिंग करनी पड़ती है ट्यूब्स के अंदर। अब वो करने के लिए भी आपको उस मशीन को हम दो तरह की मशीनें होती हैं, एक सीटी ड्रिल होता है और एक लिक्वा ब्लास्टर होता है। तो उसको करने के लिए भी आपको थोड़ी सी क्लियरेंस चाहिए पीछे की तरफ, क्योंकि वो बड़ा हाई प्रेशर होता है और आपको नॉर्मली उसके इर्द गिर्द टेम्परेरी वॉल भी लगानी पड़ती है
क्योंकि वो इतना हाई प्रेशर होता है, 3500 पाउंड्स होता है, कि अगर किसी इंसान के ऊपर वो हाई प्रेशर जेट उसकी स्किन को टच कर दे तो उसको उड़ा देगा इंसान। तो इसलिए इट इज़ डन अंडर हाई सिक्योरिटी, और उसके इर्द गिर्द फिर आपको वॉल लगानी पड़ेगी, थोड़ी सी क्लियरेंस चाहिए। तो ये सब कामों के लिए एक मेंटेनेंस और ऑपरेशन स्पेस देनी पड़ती है हर इक्विपमेंट के आसपास। उसमें कंप्रेसर्स की अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, एक्सचेंजर्स की अलग रिक्वायरमेंट है। जो टावर है, टावर से कुछ निकालना या रखना उस तरह तो नहीं होता, लेकिन टावर्स में नॉर्मली एक काम हो रहा होता है कि उनके अंदर कोई पैकिंग होती है, वो पैकिंग और ट्रेज होती है और पैकिंग होती है। और आपने टावर में आप कर क्या रहे होते हैं, आप ये कर रहे होते हैं, अगर फ्रैक्शनेशन टावर है तो उसमें क्या हो रहा होता है, बॉइलिंग हो रही होती है मुख्तलिफ़ फ्रैक्शंस की मुख्तलिफ़ ट्रेज पर। और अगर जैसे एब्जॉर्बर कॉलम है या स्ट्रिपर कॉलम है, उसमें भी ट्रेज होती है और उनमें भी पैकिंग होती है। और मैं एक प्लांट पे काम करता था, तो द नेम ऑफ द प्लांट इज़ दाऊद हरकुलीस केमिकल्स, सो आई स्टेड देयर फॉर क्वाइट अ नंबर ऑफ ईयर्स। तो इनफैक्ट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू वन ऑफ द very tall towers, that was absorber tower. एक्चुअली एब्जॉर्बर टावर का उसमें कुछ और इश्यूज थे, क्योंकि वो बड़ा हाईली क्रोसिव फ्लूइड एक अंदर होता था। तो हाँ, उसकी वो हमें एक सेगमेंट को हमने चेंज किया था, और आई वॉज देयर फॉर टू डू द इंस्पेक्शन ऑफ डाई पेनिट्रेंट चेक। तो एनीवे दैट इज़ अ साइड टॉपिक। तो मतलब हर इक्विपमेंट के इर्द गिर्द आपको कुछ ना कुछ स्पेस ऑपरेशन के लिए और मेंटेनेंस के लिए देनी पड़ती है। और एक्सेस एक्सेस के लिए भी आपको स्पेस देनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि देयर हैज़ टू बी एन ऑपरेशनल एक्सेस स्पेस एज वेल एज मेंटेनेंस एक्सेस स्पेस। तो इन सब के अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं, मतलब प्लॉट प्लान को नैरो डाउन किया जा सकता है, और कोई जगह ऐसी है जो कि मिस यूटिलाइज्ड है या अंडर यूटिलाइज्ड है, तो दैट इज़ द रियल जॉब ऑफ द लेआउट टीम। वो सोचती है, प्लान करती है, और फाइनली बहुत सारे रिविजन्स के बाद एक प्लॉट प्लान पर सारे एग्री कर जाते हैं। ठीक है जी। तो आई थिंक ऑन प्लॉट प्लान वी हैव डन इनफ डिस्कशन। अच्छा जी, तो प्लॉट प्लान के बाद और बाज़ केसेस में उसके दौरान ही, अगर प्लॉट प्लान अभी अप्रूवल भी हो रहा है और या इंटरमीडिएट स्टेजेस में है, तो साथ ही एक और चीज़ पे काम शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट में मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ कि मेन प्रोसेस के जो मेजर पाइपिंग है उसको क्या किया जाता है, उसको रूट किया जाता है। अंडरग्राउंड पाइप्स अगर हैं उनको भी रूट किया जाता है। इसके अलावा एक दो और काम भी हमें करने पड़ते हैं जो कि मैंने यहाँ लिख रखे हैं। उनमें एक तो अगर कोई स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, अब ये व्यू में तो बड़ा 3D में बड़ा अच्छा सा, बाय द वे दिस इज़ ऑल्सो जनरेटेड यूजिंग एन AI सॉफ्टवेयर। इतना अच्छा व्यू नॉर्मली वो टीम ऑन द ड्राइंग बोर्ड नहीं दिखा पाती। तो ये काम तो होगा, ये जनरेट होता है इस तरह का व्यू, लेकिन वो तो एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट जनरेट होगा ना, जब हमने 3D मॉडल में सब कर लिया, क्लैश डिटेक्शन भी हुई, और इसके अलावा 3D जो मॉडल बनते हैं उनके मुख्तलिफ छोटे छोटे जो रीजन्स होते हैं उनका एक रिव्यू वर्कशॉप्स होते हैं, तब जाके वो फाइनल होता है और एक फाइनल यूनिट 3D मॉडल बनता है। लेकिन इनिशियल स्टेजेस पे तो यू आर डूइंग एवरीथिंग इन 2D, और उसमें यह है कि ड्राइंग बोर्ड पे आपका जो ड्राफ्ट्समैन है, जो डिज़ाइनर है और सीनियर डिज़ाइनर होते हैं, वो सब कुछ 2D में कर रहे होते हैं, और उन्हें ये ड्यूटी भी दी जाती है कि आप ना इक्विपमेंट्स को तो शो अप करें और मेजर रूट्स भी दिखाएं, और उसके अलावा एक काम आप और करें कि आप स्टेयरवेज, लैडर्स या प्लेटफॉर्म्स अगर हैं तो उनको भी दिखाएं। अब उनको दिखाने का क्या फ़ायदा है? आपको ये फ़ायदा है
कि आपको और सबको ये पता हो कि अगर स्ट्रक्चर्स की कोई इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है तो वो स्ट्रक्चर किस तरह के होंगे, कितनी हाइट का होगा, और एक्चुअली उनका क्वांटम ऑफ वर्क कितना होगा। तो ये कैसे पता चलेगा कहाँ पे स्टेयरवे देनी है, कहाँ पे लैडर और कहाँ पे प्लेटफॉर्म। ये आपको, ये एक बेसिक्स होती हैं कि इंसान की जो रीच है वो कितनी हाइट तक है, और इसके अलावा आपको किस इक्विपमेंट पे किस हाइट तक एक्सेस देने की ज़रूरत है। नॉर्मली जो टॉल कॉलम्स होते हैं उनमें मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन सच कॉलम्स। ये होता है कि दो तरह के होल्स, मतलब मैन होल्स भी होते हैं, हैंड होल्स भी होते हैं, और नॉर्मली उनका डायामीटर या तो 24 इंचज़ होता है या 30 इंचज़ होता है। अब 24 inches is around 2 feet, is around 2 feet if I am not incorrect, because 1 feet is 12 inches, so 24 inches would be 2 feet. So in the project which I am just referring to, I had to crawl into one of such columns from that 24 inches hole. आप कभी ट्राई करके देखिए कि 24 इंचज़ वाला जो है कोई अगर है तो कैन यू स्नीक इन लाइक अ स्नेक, कैन यू स्नीक इन दैट होल। तो बड़ा मुश्किल था। तो वो तो मैं ज़िक्र ये कर रहा हूँ कि उस तरह के होल्स होते हैं और मुख्तलिफ़ हाइट्स पर होते हैं, मुख्तलिफ़ हाइट्स पर होते हैं, और आपने उन हाइट्स पे जाके उन होल्स के अंदर से आपने क्या करना होता है, जो अंदर ट्रेज लगी हैं उनकी पैकिंग को वॉश करके दोबारा उसको पैकिंग को प्लेस करना होता है। वॉशिंग नॉर्मली उसको ग्राउंड लेवल पे ले आते हैं और उसको वाटर जेटिंग के ज़रिए बाज़ात किसी और नीट मेथड से उसकी सफाई की जाती है, उसको क्लीन किया जाता है, और उसके बाद उस पैकिंग को रीलोड किया जाता है उन ट्रेज़ पे। तो उसके लिए दोबारा उन्हीं होल्स का यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए आपको फिर उसके इर्द गिर्द लैडर्स और हर हाइट पे एक प्लेटफॉर्म और उसके अलावा स्टेयरवेज जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो देने पड़ते हैं। और ये पता करना, इसके लिए आपको पता होना चाहिए उस टावर की हाइट कितनी है और उसमें कितनी स्टेजेस में आप ये प्लेटफॉर्म देंगे, और फिर आपको पता चल जाता है कितनी लैडर्स आएंगी। तो इसके अलावा अभी तक हमने एक बात नहीं की, वो ये कि हर इक्विपमेंट के साथ, यानी उस इक्विपमेंट पर एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं नोज़ल्स। नोज़ल्स वो चीज़ें हैं जिनसे फ्लूइड उन वेसल्स या उन इक्विपमेंट के अंदर आता जाता है, उसको कहते हैं इक्विपमेंट नोज़ल। तो अभी तक हमने इक्विपमेंट नोज़ल की बात नहीं की। तो चूँकि इन डिज़ाइनर्स के पास PFD आ चुकी है, तो ये करते हैं, इन्हें पता होता है कि मेजर नोज़ल्स कौन सी होगी। तो इनको आइडिया होता है कि इस पर्टिकुलर वेसल की जो एक ड्राइंग है, अभी वेसल की इंजीनियरिंग मुकम्मल नहीं भी हुई, जैसे कोई पंप है या कंप्रेसर है या कोई टावर है या कोई सेपरेटर है, तो अभी उसकी इंजीनियरिंग नहीं हुई, लेकिन उनको आइडिया होगा कि वो किस तरह का है, उसकी डायमेंशंस क्या हैं। फिर उनको ये पता चल, थोड़ा जजमेंट उनको बताती है कि ये इसमें ये वाली नोज़ल इस हाइट पे होगी। अब नोज़ल्स कितनी है का पता तो PFD से चल गया, लेकिन नोज़ल किस हाइट पे होगी और मतलब उसकी ओरिएंटेशन वगैरह क्या होगी, ये वो लोग इस वक्त डिसाइड कर सकते हैं। तो इसके अलावा उनकी ड्यूटी में एक और चीज़ है, क्योंकि कोई भी प्लांट बग़ैर सेफ्टी के काम नहीं कर सकता या नहीं करता। HSE, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, उनका आजकल तो दैट इज़ एन इंक्रीज्ड वेरी हाई इन्फ्लुएंस ऑन द डिज़ाइन, और उनकी रिकमेंडेशन पर पूरा का पूरा डिज़ाइन रिजेक्ट
किया जा सकता है। दे आर सो मच इम्पोर्टेंट। तो इसलिए सेफ्टी कंसिडरेशंस भी बीच में आती हैं। फॉर एग्जांपल, these designers should also do the location of fire hydrants and monitors and safety showers। अब फायर हाइड्रेंट्स क्या होते हैं और फायर मॉनिटर्स में और हाइड्रेंट्स में क्या फ़र्क होता है? अगर आपको कभी किसी प्रोसेस प्लांट पे जाने का मौका मिला हो तो आप वैसे किसी एयरपोर्ट वगैरह पे भी देखें तो एक फ़ायर कैबिनेट होती है। एक फ़ायर कैबिनेट होती है, रेड कलर उसका उसका कैबिनेट का होता है, और उसके अंदर एक बड़ा सारा एक रबड़ का पाइप होता है, उसकी एक रील सी होती है। तो अ, वैसे कोई ऐसे इंसिडेंट्स को तो आपने पता नहीं देखा है कि नहीं, अल्लाह ना करे देखें, लेकिन ये है कि उसमें से वो होज़ जो है वो निकाली जाती है, और अगर कोई फायर का इंसिडेंस हो तो फायर की लोकेशन के पास ला के उसका वॉल्व खोल दिया जाता है और हाई प्रेशर जेटिंग से फायर को टैकल किया जाता है। लेकिन उसके अलावा एक और तरह के होते हैं, उनको मॉनिटर्स कहते हैं। तो मॉनिटर्स में से दे आर फिक्स्ड ऑन देयर प्लेस एंड इन सर्टन केसेस दे कैन बी मैनिपुलेटेड, देयर डायरेक्शन कैन बी मैनिपुलेटेड एंड दे हैव हाई प्रेशर वाटर जेट एज वेल, और उनको आप डायरेक्ट कर देते हैं फायर सोर्स के ऊपर, और उससे जो क्लास ए फायर है उससे आप यू कैन गेट रिड ऑफ दैट फायर। अब आई यूज़ द वर्ड क्लास ए, सो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि फायर जो है वो कितनी क्लासेस की हो सकते हैं। देर आर 3 क्लासेस ऑफ फायर, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। तो अभी उसकी बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। आप सिर्फ ये ज़हन में रखिए कि क्लास ए फायर पे आप पानी स्प्रिंकल अगर कर दें तो काम हो जाता है, लेकिन हर क्लास ऑफ फायर पे ज़रूरी नहीं कि पानी इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। ठीक है जी, तो आई जस्ट स्टॉप द डिस्कशन हियर एंड मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, बहुत सारी बातें आपको मैंने ज़िक्र किया कि 2 डॉक्यूमेंट्स तो पीएफडी और पीएनआईडी आपको डिज़ाइनर्स को या लेआउटिंग टीम को देने पड़ते हैं, तो तब वो जाके अपना काम शुरू करेंगे। लेकिन उसके अलावा भी कुछ बातें आपको बतानी पड़ती हैं, क्योंकि क्योंकि वो प्लॉट प्लान को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये जो साइट है इसकी ज्योग्राफिक लोकेशन वो क्या है। ज्योग्राफिक लोकेशन से क्या मुराद है? मतलब नॉर्मली दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनको इस बात से फ़र्क पड़ेगा कि उसकी जो प्लांट की ओवरऑल एलिवेशन है वो क्या है, प्लांट की जो एलिवेशन की वेरिएशन है, यानी कि अगर टोपोग्राफी मैं बात करूँ तो वो क्या है, फिर प्लांट के इर्द गिर्द सड़कें यानी कि रोड्स का अगर कोई नेटवर्क है, रेलवेज़ हैं या वाटरवेज़ हैं, वो कैसे हैं, क्योंकि इन बातों से उनके प्लॉट प्लान से में इम्पेक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात कोई रेगुलेशंस भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई रेलवे लाइन उस प्लांट के पास से गुज़र रही है और उस मुल्क का ये कानून है कि रेलवे लाइन से 100 फीट या 300 फीट अवे तक कोई फ्लेमेबल पाइपलाइन नहीं गुजरेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, and you are unaware of that rule and you route your major pipe close to that railway line within 300 feet or 300 मीटर, तो होगा ये कि लेटर स्टेजेस पे आपका जो सारा डिटेल्ड प्लान है वो पिट जाएगा। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ लोकल कोड्स एंड रेगुलेशंस एज वेल एज टोपोग्राफी। बाज़ औक़ात क्लाइमेटिक कंडीशंस भी इफ़ेक्ट कर सकती है। So if a plant is located in the Singapore where we have high rainfall, or if a plant is located in Alaska, so I'm sorry, I got a phone call. So if a plant is located in Alaska or Singapore,
or any such region in which the climatic conditions may affect the equipment location or in Middle East। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है, एवरेज रेनफॉल क्या है, और तो उन बातों से बाज़ात आपको, जैसे अगर रेनफॉल इज़ वेरी हाई इन सम प्लेसेस, तो आपको जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है उसके डिज़ाइन में बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, और ड्रेनेज को आगे डिस्पोज ऑफ भी कहाँ पे करना है। Many countries or many regulations do not allow you to dispose of that drain in the nearby lake or nearby river, क्योंकि उसमें बहुत सारी environment considerations आ जाती है, marine life considerations आ जाती है। तो not everybody is unaware of these conditions, तो आपको aware रहना चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा आपको इन डिज़ाइनर्स को या इन लेआउट टीम को वेंडर डेटा, अगर वो फाइनल नहीं भी हुआ, मतलब इन अ रफ शेप, फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ अ compressor, a centrifugal compressor, a multi-stage centrifugal compressor to be used, तो वो आप उसे उसकी ड्राइंग वगैरह दे दें, उससे जो डिज़ाइनर्स हैं उनको आइडिया हो जाएगा कि उसकी डायमेंशंस वगैरह क्या हैं। इसके अलावा अगर कोई टावर है उसकी आपको अगर अभी फाइनल हाइट नहीं भी पता, तो आपको जितनी पता है उतनी आप बता दें, डायमीटर और हाइट, तो दैट वुड रियली हेल्प दैट टीम। और अगर कोई एयर कूलर है तो उसका जो डिटेल डिज़ाइन है वो तो बाद में होता रहेगा, लेकिन अभी आप उनको कुछ तो बताइए कि उसका साइज़ अंदाज़न क्या हो सकता है। अगर आप उन्हें विंड डायरेक्शन के बारे में, डोमिनेंट विंड डायरेक्शन के बारे में बताएंगे, तो आप बाज़ औक़ात उनके फर्नेस का जो जियो लोकेशन है उसको फाइनलाइज करने में भी हेल्प आउट करेंगे, क्योंकि फर्नेस और फ्लेमेबल वेपर्स उनको आपस में दूर दूर रहना चाहिए, एंड देर आर समटाइम्स सेफ्टी रेगुलेशंस एज वेल। इसके अलावा कंट्रोल और सेफ्टी वॉल्व्स, अगर उनके बारे में कोई डेटा या इन्फॉर्मेशन है तो उसके बारे में भी आप उनको बता दें, ताकि वो अपना लेआउट की ये स्टेज को अच्छे तरीके से कर सकें। अच्छा जी, अब ये लेआउटिंग तो बड़ा एक डिटेल्ड टॉपिक है, और इस पे शायद 2-3 वीडियोस भी थोड़ी रहें, क्योंकि बहुत तरह के इक्विपमेंट होते हैं और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो बीच में आते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में थोड़ा सा टच करूँगा फंडामेंटल्स, और फिर जैसा कि ये प्लेलिस्ट को सेपरेट आउट करने का रीज़न भी ये है कि इसको इन डेप्थ देखा जाए, तो लेटर स्टेजेस पे हम इक्विपमेंट वाइज भी इसको देखेंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको थोड़ी सी बेसिक्स मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब लेआउटिंग करें और आपके पास पीएफडी है, आई होप यू रिमेंबर व्हाट इज़ द पीएफडी, और आपके पास प्लॉट प्लान भी आ गया है, क्योंकि आपकी लेआउट टीम ने प्लॉट प्लान बना दिया और आपके पास पीएफडी भी आ गई, तो आपको ये पता है कि कौन से इक्विपमेंट को किसके साथ पाइप के ज़रिए जोड़ना है, तो आपको ये पता चल गया। तो एक टेंडेंसी ये होती है कि आप ए से शुरू करें, एक लाइन लें, उसको रूट करें, इसके बाद वो रूट हो गई तो दूसरी लाइन को पकड़ लें, फिर तीसरी लाइन को लें, तो इट इज़ कॉल्ड एज वन लाइन एट अ टाइम। ये फ़िलॉसफी बज़ाहिर तो अच्छी लगती है कि यार इससे वो योर जॉब इज़ सिस्टमेटिक एंड यू स्टार्ट फ्रॉम अ सर्टन प्लेस एंड एंड एट अ सर्टन प्लेस, लेकिन एक्चुअली इट रिजल्ट्स इन नॉट अ वेरी ग्रेट लेआउटिंग और ग्रेट पाइप रूटिंग। जो आपके सामने अभी स्लाइड पर प्लान ए आ रहा है, प्लान ए ऐसे ही किसी शख्स ने किया है, जो कि जिसने एक लाइन को पकड़ा, रूट किया, दूसरी लाइन को पकड़ा, उसको रूट किया, और यहाँ तक के एंड हो गया। लेकिन प्लान बी वाला जो बंदा था जो आपके सामने है, उसने एक एक लाइन को नहीं पकड़ा, उसने ये देखा है कि इसमें
कितनी ओवरऑल लाइंस होंगी। अब ये इन्फॉर्मेशन उसको कहाँ से मिलेगी? ये इन्फॉर्मेशन उसे पीएफडी दे रही है। उसे ये पता है कि 4 एक्सचेंजर्स हैं, या इस स्टेज में 3 एक्सचेंजर्स हैं जिनको के कुछ कूलिंग वाटर या हॉट वाटर या हॉट फ्लूइड शेल साइड पर या ट्यूब साइड पर आना है। ये 3 एक्सचेंजर्स हैं, ये एक एक्सचेंजर नहीं है और एक लाइन नहीं है, सो देर आर मल्टीपल लाइन्स। तो उसने वो उन 2-3 लाइन्स जो ग्रुप था उनको इकट्ठा देखा या इकट्ठा रूट किया, और आप देख रहे हैं कि रिज़ल्ट इज़ आ मच नीटर पाइपिंग। अब ये क्यों नीटर मैं इसको कह रहा हूँ, या क्यों इसको मैं एक अच्छी पाइपिंग कह रहा हूँ, आपको एक तो अगर आप सेंस रखते हैं पाइपिंग की, आपको देख के भी आइडिया हो जाएगा। तो लेकिन दूसरे अगर क्वांटिटेटिवली अगर कोई आपसे कहे कि कौन सी पाइपिंग अच्छी है और कौन सी बुरी है, तो उसका सादा सा जवाब ये होता है कि वो पाइप जिसमें वो रूट जिसमें पाइप ओवरऑल कम लगे, एक, दूसरा नंबर ऑफ फिटिंग्स कम यूज़ हो, और तीसरा एस्थेटिकली वो देखने में एक सिमेट्रिक लगे। अब ये प्लान ए में आपको उतनी सिमेट्री और उतनी एस्थेटिक्स नहीं नज़र आ रही होगी जितनी कि प्लान बी में नज़र आ रही है। तो ये कंसिडरेशंस भी एक्सपीरियंस के साथ भी आते हैं, और साथ साथ आपको लेकिन पता भी होना चाहिए कि आपको काम करना कैसे है। ठीक है, इसकी जो बहुत डिटेल्ड ट्रीटमेंट है, मैंने बताया कि ये मैं अलग अलग एक्सचेंजर की पाइपिंग के लिए एक अलग सेक्शन और मेरा पूरा वीडियो का है, और दूसरा ये ग्रुप ऑफ पाइपिंग एट अ टाइम को कैसे अंडरटेक किया जाता है, इसके बारे में भी मैं एक अलग बात करूँगा। लेकिन फ़िलहाल एंड इन दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू गिव यू अ टच और फ्लेवर। ठीक है, तो आ, तो ये सब किया जाता है। तो अब वो ग्रुप को कर लिया आपने, लेआउट को कर लिया, और बाज़-औक़ात आप पहले रफ़ लेआउट बनाते हैं, उसके बाद उसको इंटरमीडिएट स्टेज पे ले जाते हैं, उसके बाद उसको फाइनल स्टेज पे ले जाते हैं। ये आपकी मर्ज़ी पे होता है और प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स पे होता है। प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स अगर कह रही है कि दे वांट टू जनरेट एन एमटीओ और दे वांट टू स्टार्ट द 3D मॉडल अर्ली, तो फिर उस सूरत में यू डू अ वेरी क्विक रफ लेआउट इन द फर्स्ट स्टेज। तो आपने इन्फॉर्मेशन आगे दे देते हैं और 3D जो मॉडलिंग टीम है वो काम शुरू कर लेगी। क्योंकि अगर उनको हमने बिठाए रखा बहुत देर तक कि नहीं जी अभी तो हमारा लेआउट फाइनल हो रहा है, तो ये होगा कि जो टाइम है वो निकल जाएगा और क्लाइंट आप पे हैमरिंग शुरू कर देगा। तो ये प्रोजेक्ट के माइलस्टोन्स और प्रोजेक्ट मैनेजर की जजमेंट पे भी यह बात आ जाती है। ठीक है, तो अभी इसको यहाँ तक रखते हैं, अभी आगे चलते हैं। अच्छा जी, एक बात मैं ज़रा जल्दी से अभी आपको बताऊंगा कि जब पाइप एक वेसल एक टावर है, बड़ा टॉल टावर है, उससे ऊपर से पाइप्स उसके नोज़ल्स से निकल कर नीचे आते हैं, और फिर उन्होंने या तो किसी वेसल में जाना होता है या किसी पंप में जाना होता है या किसी एक्सचेंजर में जाना होता है। तो हमें क्या करना होता है एज अ लेआउटिंग पर्सन या एज अ डिज़ाइनर, हमें एक दो कुछ एलिवेशंस में रहते हुए काम करना होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आपने अनलिमिटेड एलिवेशंस पे अपनी रूटिंग शुरू कर दी, यानी कि आपके प्लांट डिज़ाइन किए हुए प्लांट पे 10 फीट पर भी पाइप आ रहे हैं, 12 फीट पे भी आ रहे हैं, 15 फीट पे भी आ रहे हैं, 18 फीट हाइट पर भी आ रहे हैं, 22 फीट पर भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि देयर इज़ नो सिस्टम, देयर इज़ नो स्टैंडर्डाइजेशन। तो आप जो भी आपका दिल चाहा आपने वो एलिवेशन पे पाइप को रूट कर दिया। ऐसा करने से क्या नुकसान होगा? ऐसा करने से सबसे पहला नुकसान ये होगा कि आपको उनकी सपोर्ट्स अलग अलग डिज़ाइन करनी पड़ेगी। पाइप जो है हवा में नहीं लटक सकते, उनको आपको सपोर्ट करना पड़ता है, ये बात तो आपको आइडिया होगा।
अब सपोर्ट्स करते वक्त अगर हर पाइप का एक अपना एलिवेशन है तो फिर आपको उसके लिए अलग सपोर्ट डिज़ाइन करनी पड़ेगी, एंड रिज़ल्ट विल बी अ वेरी मेसी ओवरऑल स्ट्रक्चर, जिसमें कि आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, बाद में आप सिर्फ परेशान हो सकेंगे। ठीक है, तो एट दिस स्टेज जस्ट कीप इन योर माइंड दैट व्हेन वी डिज़ाइन अ लेआउट वी हैव टू लिमिट आवरसेल्व्स टू सम 1 or 2 एलिवेशंस। तो इसके बाद अगर एक पाइप ने अपनी डायरेक्शन को चेंज करना है, फॉर एग्जांपल 90 डिग्री, तो उसके साथ एक दूसरा पाइप है, तो अब वो पाइप दूसरे पाइप के अंदर से तो नहीं गुजरेगा, तो वो कैसे फिर जाए? उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, उसकी एलिवेशन को चेंज करना पड़ता है, उसको ऊपर ले जाते हैं एल्बो डाल के, इसके बाद आप उसको 90 डिग्री ट्विस्ट करके वो पाइप्स को क्रॉस करते हैं। तो ये क्रॉस ओवर्स का डिज़ाइन भी एक बड़ा एक्सपीरियंस मांगता है, और आपको ये बात ज़हन में रखनी है कि यू हैव टू कीप सच क्रॉस ओवर एलिवेशंस ऑल्सो टू अ सर्टन स्टैंडर्ड। तो ये नहीं है कि इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है उसको 2 फीट ऊपर उठा दिया, इसके बाद टर्न किया, या मेरा दिल चाह रहा है नहीं ये 1.5 फीट सही है। तो यू हैव टू कीप इट टू अ सर्टन स्टैंडर्ड, एंड दैट विल मेक योर लाइफ ईजी इन द लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ डिज़ाइन। तो इसके अलावा आपको पाइप्स में इकॉनमी को भी नज़र में रखना है, यानी कि नंबर ऑफ फिटिंग्स जो हैं वो भी कम हो। अब नंबर ऑफ फिटिंग्स कैसे कम होगी, मैं ये आपको जो इस स्लाइड में दिखा रहा हूँ, ऊपर देखिएगा, नीचे वाला स्ट्रीम ट्रैप असेंबली एक और चीज़ है जो उसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है, एंड दैट इज़ नोन एज अ वॉल्व मैनिफोल्ड। दैट इज़ नोन एज अ वॉल्व मैनिफोल्ड। जो लेआउट ए में आपको बड़ा एक लेविश या बेदरेग इस्तेमाल यूजेज ऑफ फिटिंग्स नज़र आ रहा है, ऐसा जिसको ये पता नहीं कि भाई फिटिंग्स जो जितनी ज़्यादा होगी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्लांट भी एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाएगा। तो आप ये देखिए कि उसने कितने रिड्यूसर्स यूज़ किए। उसने आई थिंक इफ़ वी काउंट ही हैज़ यूज्ड 4 reducers. Now reducers are a costly item. As reducers costly item क्यों है? क्योंकि उनको forge किया जाता है, and they are expensive, and they are sometimes specialized material, and they are manufactured in a specialized manner, an expensive manner. So we should try to keep the reducers to a minimum. तो इसके अलावा हर रिड्यूसर के साथ क्या होगा कि उसकी वेल्डिंग की एक कॉस्ट होगी, और उसके अलावा एक और प्रॉब्लम आएगा कि बाज़ औक़ात आपको अगर एक्सेंट्रिक रिड्यूसर है, कि रिड्यूसर्स 2 तरह के होते हैं बाय द वे, ये अब ज़्यादा तफसील में भी जा सकते हैं, लेकिन अभी मैं जाना चाह नहीं रहा क्योंकि उसमें फिर बहुत सारी और भी बातें हैं, जैसे कि वॉल्व्स की भी टाइप्स हैं, रिड्यूसर्स की भी टाइप्स हैं, फ्लैंजेस की भी टाइप्स हैं, लेकिन वो हम ज़रा थोड़ा सा एक लेक्चर बाद इसको देखेंगे। दोबारा रिड्यूसर्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर, एक होता है एक्सेंट्रिक रिड्यूसर। अब एक्सेंट्रिक जो इस तरह के वॉल्व मैनिफोल्ड्स में आप नॉर्मली चाहते हैं कि ड्रेन पॉकेट ना बने। ड्रेन पॉकेट का मतलब कि कोई फ्लूइड नीचे की तरफ स्टेगनेंट ना हो जाए, यानी कि ऐसी कोई पॉकेट ना बन जाए जहाँ पे एक फ्लूइड स्टेगनेंट हो। तो उसके लिए ये होता है कि जो एक्सेंट्रिक रिड्यूसर है वो यूज़ किया जाता है, लेकिन एक्सेंट्रिक रिड्यूसर यूज़ करने का फ़ायदा उसी वक्त होगा अगर उसकी फ्लैट साइड को आप नीचे की तरफ रखेंगे। अगर आपने फ्लैट साइड को ऊपर की तरफ रख लिया तो ड्रेन पॉकेट तो फिर भी बन जाएगी, तो इसको यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस सारी बकबक से बचने के लिए अगर आप राइट साइड वाला जो लेआउट बी जिसको मैं कह रहा हूँ वो अगर आप अरेंजमेंट यूज़ कर लें तो आपके क्या हो रहा है, आपके रिड्यूसर 4 की जगह पे सिर्फ कितने हो रहे हैं, 1 यूज़ हो रहा है।
और आपकी जो वेल्डिंग टाइम है, जो आपका इरेक्शन टाइम है, कंस्ट्रक्शन टाइम है, कॉस्ट है, वो सारी चीज़ें उसमें बच रही हैं। लेकिन एक चीज़ आपको राइट वाले अरेंजमेंट में भी, अगर मैं आपको कहूँ कि उसमें प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो आपको देखनी चाहिए कि वो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वो प्रॉब्लम ये है, जो कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपको बाज़-औक़ात देखनी पड़ती है, वो ये है कि देयर इज़ अ हेडर ऑन विच द वॉल्व इज़ इंस्टॉल्ड, जो हॉरिजॉन्टल हेडर है। बाय द वे ये आइसोमेट्रिक व्यूज़ हैं एंड आई एज्यूम कि आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि पाइपिंग आइसोमेट्रिक्स कैसे नज़र आते हैं। अगर नहीं पता तो फिर आप मेरी दूसरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसमें मैं पाइपिंग आइसोमेट्रिक्स के बारे में बता रहा हूँ। तो एनीवेज, जो हॉरिजॉन्टल रन है उसके एंड पे आपने उस पाइप को कैप किया हुआ है। अगर आपको नज़र आ रहा है, एक कैप से उसको बंद किया हुआ है। अब मेरा कर्सर अगर आपको नज़र आ रहा है तो मैं उस पर पॉइंट भी कर देता हूँ। तो ये जो एक छोटा सा रन है आखिरी ब्रांच और कैप के दरमियान, दिस इज़ अ स्टेगनेंट एरिया। और नॉर्मली इस तरह के स्टेगनेंट एरियाज़ प्लांट्स में वो सही नहीं होते, तो इनको मिनिमम रखा जाता है, फिटिंग टू फिटिंग रखा जाता है। और बड़ी मजबूरी, मतलब बड़ा ज़रूरी हो तो फिर आप रखते हैं। तो लेकिन दैट्स नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम, बट ओवरऑल दिस राइट साइड अरेंजमेंट इज़ मच बेटर देन लेफ्ट साइड अरेंजमेंट। तो अभी आखिरी जो मैं बुलेट पे बात कर रहा हूँ कि यूज़ द स्पेस इकोनॉमिकली, उसकी एक एग्जांपल मैंने एक स्टीम ट्रैप के रूटिंग में दिखाने की कोशिश की है। अब लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि एक स्टीम ट्रैप है, उसको हम थर्मोडाइनमिक स्टीम ट्रैप कह रहे हैं। अब स्टीम ट्रैप्स की भी कुछ टाइप्स होती हैं, thermodynamic is one of them, but there are other types as well. So if you want to know more, you can refer to my playlist on the specialized items. ठीक है, तो अभी ये स्टीम ट्रैप लगाया गया है लेफ़्ट अरेंजमेंट में, और आप देख रहे हैं कि इसमें वाइस ट्रेनर भी लगाया गया है, स्टीम ट्रैप लगाया गया है। स्टीम ट्रैप बाय द वे होता क्यों है, शायद आपको आइडिया हो। What is the function of steam trap? Why is it used? So the answer is that it is used on steam lines to do what? To discharge away the liquid. स्टीम लाइन में लिक्विड के होने का नुकसान है, क्योंकि एक लाइन में एक ही फेज़ हो तो वो लाइन एफिशिएंटली ऑपरेट करती है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि स्टीम जब ट्रैवल करेगी तो थोड़ी बहुत वो एनवायरनमेंट से ठंडक लेकर, कूलिंग लेके, कुछ तो कूल होगी और कुछ तो स्टीम कंडेंस होगी। कंडेंस का मतलब लिक्विड बन जाएगी, यानी कि वाटर बन जाएगी, तो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे। वो वाटर ड्रॉपलेट्स को वी हैव टू गेट रिड ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स। और वो एक दफ़ा नहीं, वो पाइपलाइन में अगर उसकी लंबाई ज़्यादा है तो एक ख़ास लेंथ के बाद आपको वो वाटर ड्रॉपलेट्स से निजात हासिल करनी ज़रूरी है। वो कैसे होता है, तो आप उस स्टीम के पाइप या स्टीम के हेडर में से एक ब्रांच निकाल लेते हैं, और वो ब्रांच आप नॉर्मली पाइप के निचली साइड से, बॉटम साइड से निकालेंगे। अब ये भी आपको पता होना चाहिए ऐसा क्यों करेंगे। आई होप यू गॉट द फीलिंग कि लिक्विड जो है वो हमेशा पाइप के नीचे ही रहता है, वो ऊपर नहीं रहता। ग्रेविटी उसे नीचे खींच रखती है, ग्रेविटी। तो आप नीचे से वो ब्रांच निकालेंगे और आप उसे इस स्टीम ट्रैप से गुजार देंगे, और जब आप गुजारेंगे तो स्टीम का प्रेशर तो सही रहेगा, और लेकिन स्टीम में से वाटर की जो, यानी कि कंडेंसेट जो है वो निकल जाएगा। अब इस कंडेंसेट से आप क्या करेंगे? कैन यू जस्ट थ्रो इट अवे? Actually, this condensate is very expensive because you treated the water to generate the steam before passing it through the boiler. तो बॉयलर में आप आम पानी नहीं भेजते, आप पहले उसको ट्रीट करते हैं, इसके बाद बॉयलर से गुजारते हैं। अगर आपने वो आम पानी भेजेंगे
तो बॉयलर ख़राब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पानी जो है ये बड़ा ख़ास पानी है, दिस इज़ अ ट्रीटेड वाटर, तो यू कैनॉट जस्ट थ्रो इट अवे, यू हैव टू रीसेंड इट बैक टू द टू व्हाट टू मेक स्टीम अगेन। तो ये सारे कंडेंसेट को कलेक्ट किया जाता है, उसको स्टेबलाइज किया जाता है, और अगर फिल्ट्रेशन की ज़रूरत है फिल्ट्रेशन की जाती है, और उसके बाद उसको स्टीम बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एनीवेज, this is something which we have to discuss in more details, but for the current discussion मैं सिर्फ एक बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो लेफ़्ट साइड अरेंजमेंट है इसने बड़ी जगह ज़्यादा ली हुई है, ऑलमोस्ट 2 फीट 3 इंचेस। लेकिन अगर एक आइडिया है कि अगर ये स्टीम ट्रैप को हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन में रखने की बजाय वर्टिकल में ले जाएं, क्योंकि स्टीम ट्रैप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टीम ट्रैप ने अपना काम हॉरिजॉन्टल में भी कर जाना है, वर्टिकल में भी कर जाना है। और सेम इज़ द केस विद वाइस ट्रेनर, वाइस ट्रेनर की भी ज़रूरत नहीं कि आप उसे हॉरिजॉन्टल में रखें। तो ये दो चीज़ों को अगर आप वर्टिकल सेगमेंट में ले जाइए तो क्या होगा कि वो जो 2 फीट 3 इंच लग रहे थे वो सिर्फ 7 इंचज़ में वो काम हो जाएगा। तो इसका मतलब है आपने स्पेस बचा ली और स्पेस को इकोनॉमिकली यूज़ किया। सो दीज आर द थिंग्स टू इकोनोमाइज द स्पेस। और इक्विपमेंट को एक दूसरे के साथ जोड़ देने से स्पेस तो शायद बच जाएगी, लेकिन इक्विपमेंट की मेंटेनेंस और एक्सेस जो है वो नाकाम हो जाएगी। बट यू हैव टू यूज़ योर जजमेंट कि सही जगह क्या है स्पेस को इकोनोमाइज करने के लिए। अच्छा जी, आई विल क्विकली टच अप सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। ये वीडियो काफ़ी ऑलरेडी लंबी हो गई है। कुछ लोगों ने मुझे कहा है जी कि आप बोलते तो ठीक है, समझ आता है, लेकिन आपकी वीडियो 40 मिनट्स से ज़्यादा ही हो जाती है। तो मैंने कहा भाई बात यह है कि इफ़ आई स्टार्ट मेकिंग वीडियोज़ 10 मिनट्स या 5 मिनट्स तो होगा ये कि बहुत सारी वीडियोज़ बन जाएगी, और बाज़ औक़ात एक चीज़ का रिलेशन दूसरी चीज़ से होता है। तो अगर वीडियो का कंटिन्यूटी टूट जाए तो फिर उससे वो चीज़ समझाने वाले के लिए भी और समझने वाले के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। एनीवे, आई विल वाइंड अप इन द दिस स्लाइड एंड द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब कुछ टर्म्स मैं बताना चाह रहा था। एक होती है हीट ट्रेसिंग, उसको बाज़ औक़ात स्टीम ट्रेसिंग भी कहते हैं। डिपेंड्स अपॉन कि वेदर यू यूज़ steam or you use some other medium to heat up the pipe। बाज़ औक़ात आपको पाइप को हीट अप करना होता है। तो इफ़ यू कैन थिंक कि ऐसी क्या सिचुएशन आएगी कि यू हैव टू हीट अप द पाइप। तो वन सिचुएशन इज़ कि inside the pipe there is a fluid which has the tendency to solidify। For example, the pipe is carrying what? Liquid sulfur। अब अगर वो पाइप है, इट इज़ अ सल्फर ट्रीटमेंट प्लांट, इट इज़ अ सल्फर प्लांट और सल्फर ग्रेनुलेशन प्लांट, तो उसमें यू आर डीलिंग विद व्हाट? लिक्विड सल्फर। लिक्विड सल्फर इज़ मोल्टन सल्फर, it has got a certain temperature and it has a tendency to congeal or to solidify। तो उसका अगर पाइप को आप गर्म नहीं रखेंगे, हीट अप नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो पाइप के अंदर वो जमने लग जाएगी, सॉलिडिफाई होने लग जाएगी। और उसका क्या नुकसान है कि अल्टीमेटली वो पाइप इतना नैरो डाउन हो जाएगा कि उसके अंदर सारी वो सल्फ़र जमी होगी और आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसको फ्रोज़न सल्फ़र आई वुड से या सॉलिडिफाइड सल्फ़र को आप वाटर जेटिंग से you cannot get rid of that sulfur, so you have to ultimately replace that pipe segment or section, and that is not a very easy thing। तो इस सारी चीज़ से बचने के लिए what you do is you trace such pipes with either steam or with electric tracers। अब steam आप कब यूज़ करेंगे और electric tracer कब यूज़ करेंगे? If you have got steam available in the plant तो बिल्कुल आप वो यूज़ कीजिए, लेकिन स्टीम के साथ साथ आपको उसके स्टीम ट्रैप्स, कंडेंसेट हेडर
और कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। और स्टीम की लाइंस के साथ आपको फ्लेक्सिबिलिटी को भी देखना पड़ता है। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है कि व्हेन यू हैव गॉट अ वेरी हॉट पाइप, और हॉट पाइप आई वुड से more than what, more than 80 degree Celsius, more than 100 degree Celsius, and a high bore pipe like more than 4 inches। तो ऐसे तमाम पाइप्स को हमें ऐसे नहीं आप लगा सकते कि एक लंबा सेगमेंट ऑफ पाइप है और आप उसको इंस्टॉल कर दें, क्योंकि ऐसे अगर आप करेंगे तो वो एक्सपेंड करेगा और आपके स्ट्रक्चर को भी रप्चर कर सकता है। तो यू हैव टू कीप ऑल सच पाइप्स विद सम फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी कैसे दी जाती है नॉर्मली? फ्लेक्सिबिलिटी पे बाय द वे देयर इज़ अ सेपरेट एंड वेरी स्पेशलाइज्ड डिस्कशन, लेकिन आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि उसके लिए आप एक्सपेंशन लूप्स दे सकते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट्स दे सकते हैं, और उसके अलावा यू कैन यूज़ लेस थिक पाइप, or if possible smaller bore pipes, because smaller bore pipes are more flexible। लेकिन smaller bore pipe को यूज़ करना is not possible in every situation, क्योंकि अगर आप बोर कम कर देंगे तो स्टीम का जो थ्रूपुट है वो भी कम हो जाएगा। तो 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 फिर हम क्या करते हैं कि वी कैन ईदर यूज़ इलेक्ट्रिक ट्रेसर्स, एंड इफ़ पॉसिबल एंड इफ़ रीज़नेबल वी कैन यूज़ स्टीम एज वेल। तो इसके अलावा आपको मेंटेनेंस और ऑपरेशन का हमेशा देखना पड़ता है कि अगर ये वॉल्व है तो इसको कोई ऑपरेट करेगा, और अगर ये वॉल्व फॉर एग्ज़ाम्पल 30 फीट हाइट पे है तो इसको कोई कैसे ऑपरेट करेगा? यू हैव टू ईदर प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म और अ स्टेयरवे, लेकिन कई केसेस में आप ग्राउंड से या ग्रेड लेवल से ऐसे वॉल्व्स को ऑपरेट कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतना अच्छा तरीका नहीं है और उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज अ चेन ऑपरेशन। कि आप नीचे खड़े हैं और एक लंबी सी जंजीर है और वो वॉल्व तक जा रही है, आप उस वॉल्व को खोलते या बंद करते हैं। तो दैट वॉज यूज्ड एंड कैन बी यूज्ड बट इज़ नॉट अ वेरी एफिशिएंट वे। इसके अलावा यू शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ समथिंग विच इज़ कॉल्ड ग्रेविटी फ्लो। ये इस पर्टिकुलर स्लाइड में मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि एक PNID का एक छोटा सा मैंने हिस्सा दिखाया है ऑन द टॉप, एंड one vessel is shown, and from the bottom of that vessel I am showing a pipeline, a line on which it is written gravity flow, gravity flow। अब ये ऐसी PNID आपको मिलती है एंड यू आर अ पाइपिंग लेआउट पर्सन। तो अगर कोई बंदा ग्रेविटी फ्लो के बारे में नहीं जानता तो ही वुड डिज़ाइन समथिंग लाइक, on the left side there are two layouts shown on the bottom, so he would design something like on the left side, क्योंकि जहाँ ग्रेविटी फ्लो हो उधर आप किसी किस्म का पॉकेट नहीं दे सकते। मतलब पॉकेट का क्या मतलब कि आपने अगर ऊपर से आना है तो बस नीचे ही जाना है, you cannot come down and go up, because if you come down and go up there will be a pocket which will form, and such pockets are not allowed in this case, and it is written by your process designer। तो इसका क्या सोल्यूशन है कि आपको इस ऐसे वेसल को ग्राउंड लेवल पे आप नहीं रख सकते। इन ऑर्डर टू अवॉइड सच पॉकेट्स आपको इस वेसल को ज़रा सा ऊपर ले जाना पड़ेगा, और ऊपर ले जाने में एक बात होती है कि आपको उसके साथ स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ऊपर चला गया है तो आपको उसकी मेंटेनेंस, उसका एक्सेस, उसकी सपोर्ट, सबका ख्याल रखना पड़ेगा। बट प्रोसेस कंसिडरेशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट। ये नहीं कि वो प्रोसेस वाले ने कह दिया और आपने कहा कि नहीं जी इस तरह तो स्ट्रक्चर का खर्चा आएगा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि पॉकेट आ जाए थोड़ी सी, कोई मसला नहीं। ऐसे नहीं होता। यू हैव टू एब्सोल्युटली फॉलो
whatever is written on the P&ID। तो ठीक है जी, ये कुछ टर्म्स हैं। अब अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। अच्छा जी, दिस इज़ द लास्ट स्लाइड बाय द वे। तो कुछ काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई। दिस विल कंटिन्यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। एक चीज़ होती है, मैं पहले जिक्र किया पिछली स्लाइड में, समथिंग विच इज़ कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी एंड यूजुअली इज़ रिक्वायर्ड ऑन अ हॉटर लाइन्स एंड लार्ज बोर लाइन्स। और इसके अलावा ऐसी लाइन्स जो कि किसी क्रिटिकल इक्विपमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। अब क्रिटिकल इक्विपमेंट क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल द पंप्स और द कंप्रेसर्स आर critical equipment. Air fin coolers, by the way, air fin coolers, they are also critical. इनको मैं क्यों critical कह रहा हूँ और vessels को क्यों critical नहीं कह रहा, या towers को क्यों critical नहीं कह रहा? उसकी वजह ये है कि अगर आपकी पाइप स्ट्रेस डालेगी, फोर्स अप्लाई कर देगी, अगर वो हीट अप हुई और उसे एक्सपेंशन की जगह ना मिली, तो क्या होगा? वो सारी की सारी फोर्सेस या फोर्स उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट की नोज़ल पे चले जाएंगे। क्योंकि और वो फोर्सेस कहाँ जाएगी? उसको तो एक ही रास्ता मिलेगा ना, कि वो उस इक्विपमेंट की या उस पे नोज़ल पे चले जाएगी। अब उसकी नोज़ल पे चले जाएगी तो उससे अल्टीमेटली उसकी बॉडी या उसकी केसिंग पर भी वो फोर्स आ जाएगी, और उसकी फोर्स उसकी बॉडी या केसिंग पे आने के साथ साथ क्या होगा कि उसकी फाउंडेशन पे भी चली जाएगी, और उसके अंदर एक रोटर है जो घूम रहा है, अगर वो कंप्रेसर है, और अगर पंप है तब भी एक रोटर है। तो ये फोर्सेस जो एक हाई फोर्सेस है, बड़ी हाई फोर्सेस है, और उन फोर्सेस का इसकी केसिंग पर आ जाने से क्या होगा कि उसका रोटर और उसके केसिंग में क्या हो सकता है? मिसअलाइनमेंट हो सकता है, और वो पंप जो है या कंप्रेसर ओवरऑल उसका फंक्शन ख़राब हो सकता है, रोटर जो है डैमेज हो सकता है, और वो बाज़ औक़ात ये फोर्सेस इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि दे कैन इवन फ्रैक्चर द नोज़ल। तो इसलिए फॉर सच इक्विपमेंट some standards are given by some agencies, like in the case of pumps we have API 610. So API 610 tells what? It tells कि आप पंप की नोज़ल पर इतनी फोर्सेस से ज़्यादा फोर्स ना लगाएं, और अगर कोई वेंडर या मैन्युफैक्चरर पंप बनाएगा या सप्लाई करेगा तो वो भी लिख देगा कि मेरा पंप जो है API 610 के मुताबिक फोर्सेस को एक्सेप्ट कर सकता है, और उससे बढ़ जाएगी तो फिर मैं ज़िम्मेदार नहीं। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज़ रियली एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन। तो इसके अलावा यू नीड टू कंसिडर द पाइप सपोर्ट्स। पाइप सपोर्ट्स का फंडा ये है कि आप पाइप को एक ख़ास स्पैन के बाद यू नीड टू प्रोवाइड अ सपोर्ट, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे सैगिंग हो जाएगी, और अगर डायनेमिक वो है किसी इक्विपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है तो देयर कैन बी वाइब्रेशंस, और अनसपोर्टेड पाइपिंग may also lead to high stresses on the equipment nozzles as well as on the piping itself. तो पाइप सपोर्ट्स हैं, तो लेआउट वाले ये पाइप सपोर्ट्स के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि वो कहाँ कहाँ लगी हुई हैं। और लास्टली वी आई वांट टू टॉक अबाउट कंस्ट्रक्टेबिलिटी, और उसकी एक एग्जांपल मैं ये दिखाने की कोशिश की है कि आप देख रहे हैं कि दो पंप्स दिखाए गए, पंप ए एंड पंप बी, पंप ए एंड पंप बी, और एक वेसल है जो कि जुड़ा हुआ है, मतलब एक्चुअली द फ्लूइड इज़ कमिंग फ्रॉम द वेसल टूवर्ड्स दीज पंप्स। ठीक है जी। तो जो लेफ़्ट साइड वाला पंप है, यानी कि पंप ए, उसमें आप देख रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ फिटिंग टू फिटिंग, यानी कि एल्बो है, एल्बो के साथ फ्लैंज जुड़ा हुआ है, फ्लैंज दो फ्लैंजेस के दरमियान में वॉल्व है, और उसके बाद वॉल्व के बाद उसका दूसरा फ्लैंज है,
और वो फ्लैंज एक टी के साथ जुड़ा हुआ है, तो देर इज़ नो प्रोविजन फॉर एनी काइंड ऑफ मिसअलाइनमेंट। अब अगर कुछ भी थोड़ी सी गलती हो गई तो साइट पर एक मसला खड़ा हो जाएगा। तो a better way to do is कि you add a small length of pipe spool between the flange and the elbow। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई मिसअलाइनमेंट थोड़ी बहुत हो गई, फॉर एग्जांपल द पंप बी और पंप ए इज़ नॉट एग्जैक्टली एट द सेम लोकेशन, कुछ ऐसी वजह हो गई, मिसकैलकुलेशन हो गया कि थोड़ा सा वो इधर उधर हो गया वो पंप, इंचेस और माइक्रो इंचेस और सेंटीमीटर्स, तो उसका ये फ़ायदा होगा कि जो साइट कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास ये मार्जिन होगा कि वो इस स्पूल की लेंथ को एडजस्ट करके अपनी जो पाइपिंग है उसको कंप्लीट कर सकेगा, ठीक है। बट इफ़ यू गिव फिटिंग टू फिटिंग तो उसमें देर इज़ नो मार्जिन एट ऑल फॉर द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर, और वो आपको सिर्फ एक बुरे अल्फाज में ही याद करेगा। ठीक हो गया। तो दिस इज़ ऑल गाइज फॉर दिस लेक्चर। I will continue on inshallah this playlist, and we will discuss some more specific topics about piping, pipe routing, equipment routing, and other things. So thank you very much. So nice.